हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हूँ। आइए देखते हैं हम कितनी अच्छी बात बोली गई है यहाँ पे। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को बेहद मजबूत बना देता है, क्योंकि इंसान जब अकेला होता है तो वो कहीं ना कहीं एक उसको मजबूत करने का टाइम होता है, वो स्ट्रांग होता जाता है, उसको किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं होती है रोने के लिए। ठीक है, इस स्थिति से जो पार पा लेता है वो अपने आप में बहुत मजबूत हो जाता है, वो दूसरों को सहारा देने की स्थिति में पहुंच जाता है। तो इसलिए अकेले होने से ना डरिए, बल्कि इस तरीके से अपने आप को मजबूत बनाइए कि आप लोगों का सहारा बन सकें, लोगों के काम आ सकें। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट पॉलिटी का जो है वो टॉपिक लेकर आई हूँ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो किसी भी स्थिति में अगर आप इस वीडियो को, ये 2 पार्ट में वीडियो बनेगी क्योंकि थोड़ा लंबा डिस्कशन इसमें रहेगा, इस वजह से मैंने 2 पार्ट में इसको बना रही हूँ मैं। तो अगर आप इसको पढ़ के चले जाते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा। और अगर आपने इस वीडियो को एक देखने के बाद 1-2 बार रिवाइज और कर लिया तो आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, और आपको किसी भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। यह है हमारे मौलिक अधिकार। ठीक, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। यानी कि किस में है? हमारे भाग 3 में है। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक, इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हमारे हैं, ये हमारे वो अधिकार हैं जो हमारे संविधान के द्वारा हमें दिए गए हैं, आम नागरिक को, आम जनता को दिए गए हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखें तो एक तरीके से ये आम आदमी की ताकत है। लोग इसका मिसयूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिसयूज़ नहीं करते। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से क्या, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार क्या हैं, और उनके अधिकारों का हनन भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यार सबने पॉलिटी नहीं पढ़ी है, या ये कह लो कि जैसे कि मैंने भी जब ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी तो मुझे भी नहीं पता था कि इस तरीके के अधिकार हमारे पास हैं। तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको ये चीज़ें नहीं पता हैं। जो लोग इस चीज़ में पढ़ रहे हैं, या पुलिस है, वकील हैं, या जो मंत्रिमंडल वगैरह हैं, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में, ठीक है कह सकते हैं, मीडिया हाउसेज हैं, उन लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा। लेकिन जो आम नागरिक हैं, जो अपने जीवन के उसमें ही पूरे से जागरूक नहीं हैं, वो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में क्या जानते होंगे। तो इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, और आपके पॉलिटी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हर व्यक्ति को, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे भी, प्लस जो नहीं कर रहा है उसको भी पता चले कि उसके मौलिक अधिकार क्या हैं, और वो समाज में रह रहा है, क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे जो हैं ये मौलिक अधिकार हैं 6, जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। सबसे पहले जो है वो हमारा है इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। फिर है आपका फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो है आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फिर है आपका शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक दिया गया है। फिर है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको बताया गया है कि आप धर्म क्या माने, मतलब क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका विवरण दिया गया है। फिर है शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 30 तक दिया गया है। और लास्ट जो है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 32 है। इससे पहले जो है अनुच्छेद 7 हमारे मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जो एक संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों में से
हटा दिया गया और उसको जो है वो संपत्ति के अधिकार को एक संवैधानिक मतलब वैधानिक अधिकार बना के दूसरे भाग में जो है वो उसको शिफ्ट यानी कि चेंज कर दिया गया। क्योंकि संपत्ति का अधिकारों से मतलब जो है वो इस तरीके का कनेक्शन नहीं है। ये वो अधिकार दिए गए हैं जो एक नागरिक को, एक व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए, समाज में रहने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, इनमें भी काफ़ी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस हैं थोड़े बहुत, तो उस चीज़ों को भी हम लोग आइए देखते हैं। तो फिलहाल हमारे जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इस चीज़ को याद रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि समता का अधिकार का जो विवरण है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करके जो है वो क्वेश्चन बनाकर दे देते हैं। तो समता का या समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक दिया हुआ है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात होगी अनुच्छेद 14 यानी कि 14 की, जिसमें विधि के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सब समान हैं। विधि यानी कि कानून, समक्ष सब समान है। समानता की बात हो रही है तो चाहे कितना हाई फाई हो, चाहे एक गरीब तबके का हो या किसी भी धर्म जाति का हो, कानून के सामने जो है वो सभी व्यक्ति समान हैं। सीधा सा अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो चोरी करता है या मर्डर करता है, ठीक है, तो अब वो किसी भी उससे हो, उसके लिए सज़ा का प्रावधान तो सेम ही है ना। अगर किसी ने मर्डर किया, अब वो कितना भी हाई फाई है, ठीक, ये बात अलग है, उसकी पहुंच है तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं वो सभी के लिए समान है। ठीक है, तो चाहे व्यक्ति कितना भी, एक देश का प्रधानमंत्री है मान लीजिए, ठीक है, एक गरीब तबके का या बिल्कुल निचले स्तर का व्यक्ति है, अगर चोरी की है या किसी ने कुछ भी की है तो नियम कानून सबके लिए एक हैं संविधान के तहत। ये बात अलग है कि आपकी पहुंच कितनी है, क्या है, तो आपको जो है वो ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, उनकी तो कोई कहनी ही नहीं है हमारे देश में। लेकिन फ़िलहाल जो कानून बना है संविधान के हिसाब से, व्यक्ति किसी भी स्थिति में हो, अगर उसने जो भी अपराध किया है उसके लिए, जो एक हाई फाई व्यक्ति है उसके लिए और एक जो गरीब है व्यक्ति या निचला है उसके लिए भी समान ही दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध है। अर्थात धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से एक धर्म या जाति का व्यक्ति जी रहा है उसी तरीके से स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति को भी है। उसमें किसी भी धर्म या जाति के नाम पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की, जिसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यानी कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं या भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए अवसर की समानता है। मान लीजिए कोई मतलब जैसे कि व्यक्ति है और मतलब दो अलग अलग धर्म या जाति के व्यक्ति हैं तो उनके लिए क्या बोलना चाहिए, किसी जॉब में या कुछ में जो है अवसर की समानता है। लेकिन अगर हम बात करें समानता, तो आरक्षण जो दिया गया है ये अपवाद है। आरक्षण देने का कारण जो था हमारे संविधान में, जो संविधान निर्माताओं ने दिया था, वो इसलिए दिया था कि जो हमारे समाज के गरीब और दबे हुए तबके के लोग थे उनको हम मुख्य धारा में ला पाएँ। तो ये सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण के लिए जो है वो बनाया गया था, जिससे कि 10 साल में समाज जो है वो एक लेवल पर आ जाए कि एक स्तर अलग है, दूसरा स्तर अलग है, इस तरह की चीज़ें ना रहें। लेकिन धीरे धीरे जो है ये समाज के उत्थान से ज़्यादा आरक्षण जो था वो राजनीतिक हो गया, वोट बैंक बन गया कि भाई दलित हैं तो ये हमारा वोट बैंक है, ये मुस्लिम हैं तो ये हमारा वोट बैंक है। तो आरक्षण कहाँ ख़त्म होने की स्थिति में आ रहा है। हालांकि ये जो संविधान निर्माताओं ने जब इसको बनाया था, कहा था, तो ये सिर्फ 10 साल के लिए कहा गया था, लेकिन पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये आज भी जो है वो समाज में चल रहा है। और इसमें ऐसा नहीं है कि लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है, फ़ायदा हुआ है, लेकिन वही है कि जो हद से ज़्यादा नीचे लोग हैं उनको
आने में टाइम लगा है और थोड़ा टाइम और लगेगा भी, क्योंकि अभी भी बहुत से नागरिक या जनसंख्या ऐसी है जो अपने अधिकारों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए अभी भी पूरे से जागरूक नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए जो है वो ये एक तरीके से मतलब अवसर की समानता पे जो है वो अपवाद है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 16 में जो है वो किस तरीके की समानता की बात की गई है, तो उसमें अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, जिसमें जो है, एक सेकंड रुक जाइए, मैं ज़रा पानी पी लूँ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 की, जिसमें जो है आपका अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, यानी कि अनटचेबिलिटी। ये एक दंडनीय अपराध है। इसमें जो है अनुच्छेद 17 के तहत यह घोषित किया गया है कि अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध माना गया है। आप किसी भी धर्म, जाति या रंग के आधार पर उसे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे कि पुराने टाइम में होता था कि जो निम्न जाति का है या दलित है, वो स्वर्ण वाले के अगर उसकी परछाई भी लग गई तो स्वर्ण वाला जो था वो अपवित्र हो जाता था। ठीक है, वो नहाता था और पता नहीं क्या क्या मतलब ड्रामे होते थे। पहले कहा जाता है, या बुक्स वगैरह में मैंने पढ़ा है कि जो पहले दलित समाज के लोग थे वो अपनी पीठ पर जो है वो झाड़ू बांध कर निकलते थे, जिससे कि जैसे वो चलते जा रहे हैं तो पीछे जिस ज़मीन पे वो पाँव रखते जा रहे हैं पीछे वो साफ़ होती जाए। तो इस तरीके की चीज़ें आपने देखी। आपने देखा होगा जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनसे रिलेटेड चीज़ें भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ था। मतलब समाज में जो है वो इस तरीके की चीज़ें थी जिनको समाज में से ख़त्म करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए इस तरीके के नियम कानून बनाए गए थे। और ये जो है वो अब काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है इन्होंने काम ही नहीं किया। अब आप पहले से बेहतर स्थिति में हैं लोग। देखो, जितना इंसान पढ़े लिखेगा, जागरूक होगा, उतनी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब आप अगर रूढ़िवादी समाज में रह रहे हैं, रूढ़िवादी आपने सोच कर रखी है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, अगर आप उसको मारेंगे तो भी उसके दर्द समान होगा, काटेंगे तो खून भी समान निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर इस जाति का है तो दिक्कत कम होगी, उस जाति का है तो दिक्कत ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। सबको समान होता है। यहाँ तक कि अगर आप जानवर को भी मार रहे हैं या चोट पहुँचा रहे हैं तो उसको भी उतना ही दर्द होता है। तो इसलिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चीज़ों को सुन रहे हैं, वो इस मैसेज को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ट्रांसफ़र करें, जिससे समाज में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो और ख़त्म हो। ठीक है, जिससे समाज जो है वो एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाए। तो आर्टिकल 17 में जो है वो अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करते हैं। इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। इसमें उपाधियों को समाप्त कर दिया गया कि अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। ठीक, स्वतंत्रता से पूर्व जो थे वो उपाधियाँ दी जाती थी, जैसे महाराज है, सुल्तान है, बादशाह, राय बहादुर, सर, इस टाइप की। लेकिन इनको जो ये क्या है, समाज में एक जो है वो ऊंच नीच वाली ये सारी चीज़ें मतलब उत्पन्न होती थी। तो इस चीज़ के लिए जो है वो संविधान निर्माताओं ने सोचा और इस पर विचार करके ये नियम बनाया कि इस चीज़ को समाप्त करना चाहिए। जैसे किसी के नाम के आगे चौधरी लग जाता था, ठीक है, कि ये साहब महाराजा हैं, ये राय बहादुर, इस तरीके की उपाधियाँ दी जाती थी। तो इन सब चीज़ों को जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब सारे नागरिक सब समान हैं, किसी में किस तरीके कोई हाँ, लेकिन अगर कोई भी जैसे कोई अवार्ड किसी को मिला है, पुरस्कार दिया जाता है, या सेना में जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए मेजर, जनरल, इस तरीके से जो हैं, या भारत रत्न विजेता हैं, मतलब इस तरीके से जो लोग हैं उनकी परमिशन है, वो एक अलग तरीके की उपाधि है, वो इसमें काउंट नहीं होंगी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो ये आपके जो हैं वो समानता के अधिकार में आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कि समानता का जो अधिकार है उसमें किस किस चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट्स बना के लिखिए। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ और एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर ही आना है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में जिस तरीके से हमारे मौलिक अधिकार जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं, चाहे एनआरसी है, सीएए है, या अब ये किसान आंदोलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार जो हैं इन सब आंदोलन की वजह से चर्चा में रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। तो इनसे क्वेश्चन बनना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटे या बड़े स्तर का, आ सकता है उसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जो दूसरे तरीके के अधिकार हैं उनके बारे में। ये है अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अनुच्छेद 19 में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुल 6 तरह की स्वतंत्रताओं का जो है वो बात की गई है। ठीक, पहले इसमें 7 तरीके की थी, लेकिन अब उसको जो है वो एक को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके की स्वतंत्रता की बात की गई है। सबसे पहले 19A बोलने की स्वतंत्रता, और ये जो मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गणमान्य को, किसी नेता को, देश के प्रधानमंत्री को, या मतलब किसी को भी जो है वो अपशब्द कहेंगे। आपको अपना विरोध जताना है, ठीक है, लेकिन वो भी एक क्या बोलना चाहिए, तमीज़दार शब्दों के तहत। ये नहीं कि आप जो है वो किसी को गलत शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता है विरोध करने का। ठीक है, तो आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, वो 19A में है। और अगर हम बात करें तो ये मीडिया की जो बात है कि प्रेस की, वो भी 19A में आती है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मीडिया को जो स्वतंत्रता दी हुई है बोलने की, ये किस आर्टिकल के तहत आती है, तो 19A में आती है। ठीक है, दूसरी है 19B, जिसमें सभा करने की स्वतंत्रता। अगर आप बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे हैं तो आपको इसका अधिकार जो है वो संविधान के तहत मिला हुआ है। बिना किसी हिंसा के, बिना किसी हथियारों के अगर आप सभा कर रहे हैं तो इस तरीके की स्वतंत्रता आपको दी गई है। 19C संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन अगर आप बनाते हैं कि आपने महिला ग्रुप बना लिया, पुरुष ग्रुप बना लिया, मतलब जिस भी तरीके से हैं जिससे कोई भी समाज में हानि नहीं हो रही किसी को, ठीक, या आप समाज सेवा के लिए बना रहे हैं, तो इस तरीके के संगठन बनाने पे भी कोई पाबंदी नहीं है। यदि इन संगठनों से समाज में या मतलब किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, असामाजिक तत्व या कुछ भी चीज़ों में दिक्कत होती है, तो इसको तुरंत जो है वो बैन कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 19D की। देश में कहीं पर भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत के नागरिक हैं, आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी आ जा सकते हैं, आप पे कहीं रोक टोक नहीं है पूरे देश में। ठीक है, 19E, जिसमें किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। आप पूरे देश में, ठीक, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, आप कहीं भी रह सकते हो, निवास कर सकते हो, आपको पूरी हाँ, हालांकि पहले जो है वो कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से हैं, क्योंकि वहाँ से 370 और 35 से जो है वो हटने से अब इसको जो है वो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो। 19G यानी कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर आप चाहें तो उत्तर प्रदेश में व्यापार कर सकते हैं, आप चाहें तो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, दिल्ली भी जा सकते हैं, तो आपको किसी भी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। तो ये हैं आपके स्वतंत्रता के संबंधी अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 के तहत जो है वो डिवाइड किए गए हैं। इसमें संपत्ति के अधिकार को जो है वो समाप्त कर दिया गया।
आर्टिकल 20 जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। तो हमने अभी 19 का देखा, अब हम आते हैं 20 पे। तो 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक, इसके अंतर्गत 3 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, एक अपराध की एक सज़ा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस व्यक्ति को एक बार सज़ा मिल चुकी है कि हाँ भाई आपको मतलब उसने कोई क्राइम किया किसी बंदे ने, और उस क्राइम के लिए 5 साल की सज़ा जो है वो संविधान के तहत दी गई है। तो अगर आप 5 साल की सज़ा भोग चुके हैं तो आप पे ये नहीं कि 5 साल और दे दी जाए। ठीक है, यानी कि एक अपराध किया है तो उसकी सज़ा भी एक ही होगी, यानी कि अगर आपने 5 साल सज़ा भोग ली है तो आपको तुरंत रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं। अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए आज मैंने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो इसके तहत जो सज़ा होगी मान लीजिए 2 साल या 5 साल की है, लेकिन आज जो क्राइम किया उसी के ऊपर 5 साल बाद जो है वो नया नियम बन गया कि आपको 10 साल की कैद और 50,000 या 1 लाख जो भी है वो जुर्माना। तो क्राइम अगर आज का है तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो आज के हिसाब से मिलेगी, वो 5 साल बाद के हिसाब से नहीं मिलेगी। आपका केस भले ही कब तक चलता रहे, मान लीजिए आज क्राइम किया है, आपका केस जो है वो 5 साल बाद फाइनल होता है जाके, तो फाइनल वो होगा लेकिन आपको सज़ा आज के ही हिसाब से मिलेगी। इस 5 साल के दौरान अगर नया नियम बन जाता है तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। ठीक है, अब हम तीसरे की बात करते हैं जिसमें खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी बंदे ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, अब मान लीजिए गवाह नहीं मिल रहा, अब आप उसको ज़बरदस्ती टॉर्चर करके आप ये नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ उसको मतलब खड़ा कर दो खुद के ही खिलाफ। इस तरीके का प्रावधान भी जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। ठीक है, यानी कि आप मतलब वही है, पूरे देश में कहीं घूमें कहीं रहें, आपको जो है वो आर्टिकल 21 के तहत यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत आपको स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उस जीवन से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें प्राइवेसी का अधिकार भी जो है वो जुड़ गया 21 में आके। अभी एक मुझे ये याद नहीं आ रहा किस एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन कि अगर आप अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो ये अधिकार किस अधिकार मतलब ये अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा। तो ये जो अधिकार है वो आपके आर्टिकल 21 के तहत आएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात आप अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना चाहते हैं ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। बस वो तरीका समाज में किसी तरीके के मतलब दिक्कत देने वाला ना हो। आप कैसे रहो, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे संविधान में इस चीज़ को बताया गया है। आर्टिकल 21A ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें शिक्षा का अधिकार को जो है वो बाद में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। उसके तहत नया अनुच्छेद जुड़ा 21A, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। इसीलिए आप देखते हैं कि 1st to 8th के बच्चे जो हैं वो चाहे बॉयज़ हों या गर्ल्स हों गवर्नमेंट स्कूल में जो है वो फ्री पढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता है हमारे देश की सरकार को कि हमारे जो मतलब नींव बच्चों की है वहाँ फ्री बच्चे जो हैं वो जैसे कि प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चे होते हैं तो आप देखते हैं कि अगर कोई गरीब तबका है या कुछ है तो सबसे पहले लोग जो है वो पढ़ाई छुड़वा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। बच्चा आज पढ़े लिखेगा तभी वो आगे चल के कुछ कर पाएगा, उसके दिमाग का विकास होगा, वो समाज में जिस तरीके से रह रहा है उसका नज़रिया बदलेगा, समाज में जागरूकता लाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे के माता पिता हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है, उसमें जागरूकता आ रही है, तो वो जागरूकता वो अपने परिवार में भी जाकर फैलाएगा
यानी कि वो शिक्षित हो रहा है तो उसके परिवार में भी वो ज्ञान जा रहा है कहीं ना कहीं, उसके माता पिता को भी वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसके आसपास के एरिया में भी वो चीज़ जो है वो फैल रही है। तो इसलिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस बच्चे के विकास के लिए, एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए। तो इसीलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार किया गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है, इसमें क्या है कि अपराध के बाद क्या क्या स्थिति, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। मतलब किसी ने अपराध अगर किया है तो आप अगर उसको जो है वो मतलब पुलिस अगर उसे अरेस्ट कर रही है तो उसको कारण बताना होगा कि आपने इसको क्यों अरेस्ट किया है। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ता है और अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का उसे अधिकार है। ये नहीं कि पुलिस वालों ने आप जेल में ले जाकर डाल दिया, अब आप जो है वकील से बात नहीं कर सकते और आप पूरे तरीके से कैद हैं, ऐसा नहीं होता है। जो नियम है वो ये है कि अगर आपको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है तो उसको ये बताना होगा आप क्यों ले जा रहे हो। 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश भी करना होता है, प्लस अगर आप अपने वकील से सलाह लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो उसको जो है वो अपने पसंद के वकील से पूरी सुविधा दी जाएगी बात करने के लिए, सब कुछ। ठीक है, अपराध से पहले निवारक निरोध कानून के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? हमें डाउट है कि हाँ, जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पर कोई दंगा है या कुछ है, इस तरीके की चीज़ें जब होने वाली होती हैं कहीं, मतलब अगर सरकार को या पुलिस को पता लगता है तो जो समाज के बदमाश टाइप लोग होते हैं, ठीक, जो पहले से ही हिस्ट्री सीटर हैं, उनको पुलिस पहले उठा के लॉकअप में डाल देती है। क्यों डाल देती है? उन्हें इसलिए डाल देती है कि वहाँ पता होता है कि हाँ, ये लोग समाज में जो है वो इस तरीके की हरकत कर सकते हैं और समाज में जो है वो उत्पात मच सकता है। ठीक है, वहाँ उन्हें किसी भी तरीके का वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पहले ही से मालूम है कि हाँ भैया ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये इस तरीके का काम किए हुए हैं और ये समाज में दिक्कत दे सकते हैं, तो इसलिए पहले ही उनको हटा लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूँ? अगर कहीं पे भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। आप लोग कमेंट कुछ करते ही नहीं हो यार, कमेंट करके बताइए, मैं आपको फिर जो है आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 में जो मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और ना ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी कार्रवाई कराई जा सकती है। अगर इस तरीके का कोई काम करता है तो ये दंडनीय अपराध है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, आप उसको चाहें कि आप उसे मजदूर बना के ज़िंदगी भर रखें या उससे ज़बरदस्ती कोई काम करा लें, नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये दंडनीय अपराध है। हालांकि इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं, तो उसके लिए हम बस यही कह सकते हैं वो एक अपवाद हैं और जागरूकता की कमी है। अन्यथा हमारे संविधान में इस तरीके के पूरे प्रावधान हैं कि किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 24 में अगर हम देखते हैं तो उसमें बाल नियोजन पर प्रतिबंध है, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जो है वो कारखाने, खाद्यान्न या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात 14 साल से कम आयु का जो बच्चा है वो किसी भी इस तरीके के उसमें कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, और फ़िलहाल जो है ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट लेके भी आपके सामने में जो आधे रह गए हैं इसके बाद उनको जल्दी हाज़िर होंगे। और आप लोग बताइए कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आ रही है तो डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है, आप एक बात मतलब उसमें ये कमेंट कर दीजिए कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आई है। ओके, बाकी मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।